बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी टीचर मिसेस आदि नज़ीर जो आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो प्रीवियस लेसन में हमने 2, 3 एंड 5 किंगडम सिस्टम के कैरेक्टर्स पढ़े थे, आपने याद कर लिए होंगे। 5 किंगडम के कैरेक्टर्स, 2 किंगडम्स के कैरेक्टर्स, देन 3 किंगडम्स के, और कैसे 5 किंगडम सिस्टम मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था। तो आज हम उसी 5 किंगडम से ही थोड़ा सा रिलेट करेंगे। स्टेटस ऑफ वायरसेस, स्टेटस ऑफ वायरसेस। बच्चों आपने देखा सबसे सिंपल जो हमारी किंगडम थी 5 किंगडम्स में, दैट वाज मोनेरा। और मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं दैट आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, उनमें हमने इन 5 किंगडम्स में देखा है कहीं पे वायरसेस का नाम नहीं आया है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वायरसेस? सबसे पहली बात तो ये कि वायरसेस अभी तक यही क्लियर नहीं हो रहे हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग है। बॉर्डर लाइन पे पाए जाते हैं। बॉर्डर लाइन मीन समटाइम ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स शो करते हैं कि जो इनको लिविंग थिंग्स के तौर पे शो कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इनको नॉन लिविंग फॉर्म में भी कैटेगराइज करते हैं। अब एज नॉन लिविंग देखें, नॉन लिविंग तो जब ये लिविंग थिंग्स लिविंग बॉडीज़ के बाहर होते हैं तो दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और ये उस टाइम पे डिवाइड भी नहीं होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में इनका एग्जिस्टेंस इनको नॉन लिविंग कैरेक्टर के तौर पे शो कर रहा है। एंड दे आर एसेलुलर स्ट्रक्चर्स, they have acellular structures. Acellular means proper cell like structure भी नहीं है इनके अंदर, जो कि इनको हेल्प करे 5 किंगडम्स में क्लासिफाई करने में। दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जब ये लिविंग थिंग्स लिविंग बॉडीज़ के बाहर होते हैं तो नॉन लिविंग बिहेवियर शो करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। और दे हैव एसेलुलर स्ट्रक्चर, एसेलुलर होते हैं मीन्स सेल लाइक स्ट्रक्चर भी, एक प्रॉपर जो सेल की शेप होती है वो भी ये नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से इनको नॉन लिविंग थिंग्स में कैटेगराइज किया जा रहा है। जबकि एज लिविंग थिंग, इसको हम एज लिविंग क्यों कंसिडर कर रहे हैं एज लिविंग थिंग? तो they reproduce inside living things, living bodies। जब ये होस्ट बॉडी के अंदर होते हैं वहाँ पर रहते हुए ये रिप्रोड्यूस करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ में नंबर बढ़ाने के साथ में ये वहाँ पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कॉज करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर एक जो लिविंग मैटर है दैट इज़ डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए present in their body, in their bodies, encased with protein, encased with protein। अब बच्चों डीएनए और आरएनए का मौजूद होना ही लिविंग थिंग कंसिडर करने के लिए बहुत बड़ा सबूत है। और इस डीएनए और आरएनए को कवर किया हुआ है बाहर से
प्रोटीन ने। तो प्रोटीन और डीएनए और आरएनए का होना इनको लिविंग थिंग कंसिडर करवा रहे हैं, और दे शो द रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस इनसाइड लिविंग बॉडीज। ये इनको एज लिविंग थिंग कंसिडर करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ए सेलुलर पार्टिकल्स होने की वजह से इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई भी रैंक नहीं दिया गया है। 5 किंगडम सिस्टम में इनको कोई रैंक इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। अब इन्हीं के साथ साथ वायरसेस के साथ साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 और ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, वायरॉइड्स हैं और प्रियॉन्स हैं। वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स है। वायरॉइड्स क्या है? लाइक वायरसेस, दीज आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। These are composed of circular RNA। ये बने हुए हैं सर्कुलर RNA से। हमने जैसा कि देखा था प्रीवियस में कि RNA और DNA से वायरसेस बनते हैं। तो वायरॉइड्स आर composed of circular RNA, right? Acellular particles हैं composed of circular RNA and cause infectious diseases in plants। Cause infectious diseases, ऐसी बीमारियां जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती हैं, infectious diseases है, और ये प्लांट्स में बीमारियां फैलाती हैं ये पार्टिकल्स, वायरॉइड्स। जबकि प्रियॉन्स आर composed of also acellular particles, ये भी ए सेलुलर पार्टिकल है लाइक वायरॉइड्स। ए सेलुलर पार्टिकल्स, अब आप ए सेलुलर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो एक सेल लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं रखते हैं, सेल से निचले लेवल पे आ जाते हैं, ए सेलुलर पार्टिकल्स। और दीज आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। ये किससे मिलकर बने हैं? composed of proteins। और ये भी infectious diseases spread करते हैं plants में। cause infectious diseases in plants। जी, तो हम यहाँ पर इन शॉर्ट ये कहेंगे कि वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, इन सब को 5 किंगडम सिस्टम में कहीं पर भी कोई जगह नहीं दी गई है क्योंकि दीज आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। और ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में। हाउ एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वायरसेस, ठीक है। और एक शॉर्ट जो बहुत कॉमनली एग्जाम्स में आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। आपने ये भी बताना है दोनों किससे मिलकर बने हैं और दोनों का इन्फेक्शन कैसा होता है। तो आपने बताना है कि दीज आर वायरॉइड्स आर ए सेलुलर पार्टिकल्स, किससे मिलकर बने हैं? सर्कुलर आरएनए से, और कोज इन्फेक्शियस डिजीजेस इन प्लांट्स। जबकि प्रियॉन्स आर ए सेलुलर पार्टिकल्स composed of proteins। प्रियॉन्स प्रोटीन से मिलकर बने हैं, ठीक है। cause infectious diseases in plants, दोनों ही प्लांट्स में बीमारियां फैलाती हैं, ठीक है बेटे जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बच्चों, ये टर्म है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये एक मेथड है ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नाम रखने का। दिस इज द मेथड ऑफ
giving scientific names to organisms, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स रखे जाते हैं इस मेथड के ज़रिए से। एज बाइनोमियल सुजेस्ट, बाइनोमियल, बाई का मतलब ही टू होता है, और बाइनोमियल से पता चल रहा है क्या कि ये इस सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के दो नाम रखे जाते हैं। एज बाइनोमियल सुजेस्ट, scientific names consist of two parts, साइंटिफिक नेम हमेशा दो हिस्सों से मिलकर बने हैं। फर्स्ट वन इज जीनस नेम, पहला नाम जो होगा वो जीनस को इंडिकेट करेगा, एंड सेकंड नेम इंडिकेट स्पीशीज नेम। बच्चों, प्रीवियस लेसन में हमने बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस पढ़ा था। एस यू कैन सी देयर, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस के भी दो नाम थे, ब्रेसिका एंड कैम्पेस्ट्रस। तो आप यहाँ पे अब समझ सकते हैं कि फर्स्ट नेम जो है वो जीनस नेम है, लाइक ब्रेसिका इज द जीनस नेम एंड कैम्पेस्ट्रस इज द स्पीशीज नेम। क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? इट इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इस सिस्टम के मुताबिक हर एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इट्स साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज जीनस नेम एंड सेकंड नेम इंडिकेट स्पीशीज नेम। ये जिस साइंटिस्ट ने इस मेथड को, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया था, ही इज नेम्ड एज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस किसने इंट्रोड्यूस करवाया था बच्चों? कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इनका टाइमलाइन है 1707 से 1778। ये एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे। और इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि इन्होंने जो अपने उस टाइम पीरियड में ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, किसी भी आम ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम्स रखने का मेथड, वो इतना ऑथेंटिक हो गया, बहुत तेज़ी से फैल गया, यूज़ हो गया, और उसके अंदर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी कि वो बाद में भी किसी किस्म के रिजेक्शन का बाइस बनता। इसलिए वो आज तक यूज़ हो रहा है, जो मेथड कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम देखेंगे कि कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को हम फॉलो करेंगे नेम्स, साइंटिफिक नेम्स रखते हुए, और उससे फ़ायदा क्या होगा, साइंटिफिक नेम्स रखने से फ़ायदा क्या होगा। रूल्स हैं जी, किसी भी नाम को, साइंटिफिक नेम को रखते हुए चंद एक रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट वन रूल वो ये कह रहा है कि जब भी नेम प्रिंट होगा, साइंटिफिक नेम व्हेन इट प्रिंटेड, जब प्रिंट किया जाएगा तो इटैलिक्स में होगा। साइंटिफिक नेम when printed in italics, थोड़ा सा स्लंटिंग फॉर्म में उसको
प्रिंट किया जाएगा। एंड व्हेन हैंड रिटन, when hand written, it will be underlined, will be underlined। जब उसको प्रिंट किया जाएगा तो उसको थोड़ा सा स्लॉन्टिंग फॉर्म में लिखा जाएगा, प्रिंट किया जाएगा। और अगर उसको हाथ से लिखा जा रहा है, फॉर एग्जांपल I am writing the name of frog, Rana Tigrina, और जब भी इसको आप हाथ से लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल। सेकेंड जो रूल है वो ये बता रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। फर्स्ट नेम इज ऑलवेज द जीनस नेम। फर्स्ट नेम जो होगा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देख लिए, फर्स्ट name consists of genus name। genus name होगा written, its first letter will be written in capital letter, its first letter will be कैपिटल। इसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा जीनस नेम का। आप देख रहे हैं, जैसे पहले तो अंडरलाइन करने की बात की है, अब इसी एग्जांपल को मैं दोबारा बताती हूँ। तो मैंने राना में, राना इज द नेम ऑफ जीनस, और राना में आर को मैंने कैपिटल लिखा है, ठीक है। कैपिटल नेम, जीनस नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, will be capital, while species name is not capitalized, उसको कैपिटलाइज्ड नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं स्पीशीज नेम है यहाँ पे टिग्रीना। फ्रॉग में राना was the species genus name, while टिग्रीना is the species name। और टिग्रीना का टी जो है मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर से लिखा है। कहते हैं चाहे स्पीशीज का नाम कोई एक प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको हम कभी भी कैपिटल लेटर से इंडिकेट नहीं करेंगे, बल्कि स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। फर्स्ट रूल भी आपको याद हो गया कि जब भी प्रिंट होगा तो इटैलिक्स में होगा और हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन किया जाएगा। सेकेंड वन रूल है बेटे, फर्स्ट नेम कंसिस्ट ऑफ जीनस नेम, और इस जीनस नेम को का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, जबकि स्पीशीज नेम को कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं किया जाएगा। इसके बाद थर्ड रूल है कि अगर साइंटिफिक नेम हम बार बार लिख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में तो हम उसको फुल फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ, होमो सेपियंस की एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट टाइम जब लिखेंगे, फर्स्ट टाइम रिटन व्हेन, फर्स्ट टाइम रिटन जब पहली बार लिखा जाएगा, साइंटिफिक नेम will be in its full form, फुल फॉर्म में ही लिखा जाएगा। जैसे एस्क्रीशिया कोली एक बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है, तो जब फर्स्ट टाइम लिखेंगे एस्क्रीशिया कोली, और जब नेक्स्ट टाइम लिखेंगे फुल फॉर्म एस्क्रीशिया कोली, और बट when repeated its genus name will be abbreviated।
but when repeated its genus name will be abbreviated. Like E. coli, एस्क्रीशिया को फुल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? E. coli. E. coli, एस्क्रीशिया coli becomes E. coli. ये हैं 3 रूल्स, ठीक है बेटे। पहला रूल क्या था कि जब भी हम नाम को प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे, और जब हाथ से लिखेंगे हैंड रिटन होगा तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। यस। सेकंड रूल है कि जीनस नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जबकि स्पीशीज नेम को कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं किया जाएगा, चाहे वो प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो। इसके बाद बेटे थर्ड रूल है इसका कि जब भी एक साइंटिफिक नेम बार बार लिखा जा रहा होगा तो फर्स्ट टाइम जब लिखा जाएगा तो उसको फुल फॉर्म में लिखा जाएगा, और जब बाद में हम उसको रिपीटेड फॉर्म में उसी नेम को यूज़ कर रहे हैं तो उसका जीनस नेम जो होगा वो एब्रीविएट किया जाएगा, जैसे एस्क्रीशिया कॉली बिकम्स ई कॉली। ठीक है बेटे, ये थे 3 रूल्स। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। रूल्स के बाद सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। साइंटिफिक नेम रखने के कोई फ़ायदे हैं, इम्पॉर्टेंस है, इम्पॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो कहते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जिनके बहुत सारे लोकल नेम्स होते हैं। बहुत सारे एक ही ऑर्गेनिज्म के समटाइम ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसके ही बहुत सारे लोकल नेम्स रख दिए जाते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं अनियन की देती हूँ, अनियन जिसको हम उर्दू में प्याज कहते हैं। अब इसी अनियन के ही पाकिस्तान के अंदर ही ढेर सारे नाम हैं बच्चों। अनियन उर्दू में प्याज, और दूसरी लैंग्वेजेस में इसको पंजाबी में गंडा कहते हैं, जबकि और भी बहुत सारे नाम हैं, बसल, वसल। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही अनियन के ये नाम हैं, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसको मुख्तलिफ नेम्स के साथ यूज़ किया जाता है। तो जब एक ही ऑर्गेनिज्म के इतने ज़्यादा नाम होंगे तो साइंटिस्ट के लिए, टेक्सोनोमिस्ट के लिए उसको स्टडी करना बहुत समटाइम मुश्किल हो जाता है। तो इस सारी डिस्टर्बेंस से बचने के लिए अगर हम साइंटिफिक नेम देखते हैं अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सिप्पा, एलियम सिप्पा, एलियम सिप्पा। ठीक है बेटे, एलियम सिप्पा। अब आप देख लें कि लोकल लैंग्वेजेस में इसके कितने नाम हैं, प्याज, गंडा, बसल एंड वसल, जबकि साइंटिफिक नेम एक ही है, दैट इज एलियम सिप्पा। और इसको आप एलियम सिप्पा के नाम से दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इस नाम से आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा, ना कि उसकी लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस करके समझ के देखें कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इसको इस लैंग्वेज में किस नेम से कॉल आउट किया जा रहा है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल कहते हैं ब्लैक बर्ड की है। दूसरी एग्जांपल जो वो बता रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा कि अनियन ही के ढेर सारे नाम थे, और दूसरी एग्जांपल में वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही नाम से भी पुकारे जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका नाम एक ही है, कॉमन नेम से ही पुकारे जाते हैं। जैसे ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड क्रो को भी कहा जा रहा है, क्रो को भी कहा जा रहा है, जो आम कव्वे हैं उनको कहा जा रहा है ब्लैक बर्ड, और ब्लैक बर्ड ही नाम है रेवन का। रेवन एक जंगली परिंदा है, जंगली कौवा है। अब बजाय इसके कि ब्लैक बर्ड के नाम से क्रो को पुकारा जाए, अगर हम क्रो का साइंटिफिक नेम देखते हैं, क्रो का साइंटिफिक नेम देखें तो इसका साइंटिफिक नेम है बच्चों
Corvus splendens, Corvus splendens, Corvus splendens। क्रो, बजाय इसके कि उसको क्रो कहा जाए, रेवन कहा जाए या ब्लैकबर्ड कहा जाए, वी कैन नेम इट बाय कॉर्वस स्प्लेंडेंस। आपने ये साइंटिफिक नेम्स याद करने हैं। अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सिप्पा। क्या नाम है? एलियम सिप्पा, एलियम सिप्पा। ये एमसीक्यूज में भी इसके इन तमाम साइंटिफिक नेम्स को सेवरल टाइम पूछा जा चुका है। आप यहाँ पर इस पेज पे नाम दिए गए हैं, आप इसको अंडरलाइन करेंगे और इसको याद भी करेंगे। अनियन एलियम सिप्पा, जबकि क्रो का साइंटिफिक नेम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ठीक है। तीसरी एग्जाम्पल जो यहाँ पे सिग्निफिकेंस में वो बता रहे हैं कि फिश एक वर्टेब्रेट एनिमल है। फिश की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो एक ऐसा एनिमल है, वर्टेब्रेट है, जिसके अंदर बैकबोन है और उसके साथ ही साथ में फिन्स रखती है फिश और गिल्स भी रखती है। फिश की डेफिनेशन के मुताबिक वो जानवर जो फिन्स रखती है, गिल्स रखती है और बैकबोन रखती है, दैट इज़ नेम्ड एज फिश। लेकिन हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको फिश के नाम से पुकारा तो जाता है, बट it cannot fulfill the definition of fish, like starfish, jellyfish, crayfish। ये सारी वो फिश है जो कि मुकम्मल तौर पे फिश की डेफिनेशन पर ही पूरा नहीं उतरती हैं, बट दे नेम्ड एज स्टारफिश और जेलीफिश और क्रेफिश। तो अगर हम स्टारफिश का साइंटिफिक नेम देखते हैं बच्चों, स्टारफिश को कहा जाता है एस्टीरियास रूबेंस, एस्टीरियास रूबेंस। एस्टीरियास रूबेंस is the scientific name of starfish, एस्टीरियास रूबेंस, स्टारफिश। ठीक है। तो बजाय इसके कि उसको स्टारफिश कहा जाए, जबकि वो फिश की डेफिनेशन पे भी पूरा नहीं उतरती बिकॉज इट्स द इनवर्टेब्रेट, तो इसका हम साइंटिफिक नेम रख लेते हैं, दैट इज नेम्ड एज एस्टीरियास रूबेंस। जी, तो यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस में ये देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनके बहुत सारे नेम्स हैं, लाइक अनियन की एग्जाम्पल को डिस्कस किया, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके एक ही जैसे नाम हैं, जैसे क्रो ब्लैकबर्ड के नाम से भी जाना जा रहा है और रेवन भी ब्लैकबर्ड के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है। थर्ड वन हमने एग्जाम्पल में कहा कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको वो नाम दे दिए गए हैं जो कि डेफिनेशन के मुताबिक उन पे फिट ही नहीं होता, जैसे स्टारफिश, क्रेफिश, जेलीफिश आर नॉट द फिश। जबकि फिश की डेफिनेशन क्या है? द एनिमल विच पोजेस वर्टिब्रल कॉलम, फिन्स और गिल्स होते हैं। ठीक है। तो स्टारफिश का साइंटिफिक नेम है एस्टीरियास रूबेंस। कहते हैं कि ये साइंटिफिक नेम्स रखने का जो मेथड कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया और जो आज तक यूज़ होता आ रहा है। इसी तरह से बहुत सारे अननोन ऑर्गेनिजम्स के भी नाम रख दिए जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मेथड से, तो उसको स्टडी करना तमाम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। उसको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन से बचकर हम स्टडी कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन से और एम्बिग्विटी से बच के सारा काम हो जाता है। साइंटिफिक लॉजिक्स के साथ ये नाम रखे होते हैं, इसलिए ये मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा है। ठीक है बेटे, तो आज हमने पढ़ा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये पूरा टॉपिक लॉन्ग में भी आया करता है। व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट इट्स रूल्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है बेटे, तो
इसके अलावा आपने इसकी डेफिनेशन को मार्क करना है, याद करना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स रखे जाते हैं। उसके बाद एज द नेम बाइनोमियल सजेस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दिस नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट वन नेम इज द जीनस नेम एंड द सेकेंड वन इज स्पीशीज नेम। रूल्स भी आपको शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, 3 रूल्स आर गिवन। इसके बाद सिग्निफिकेंस भी एज अ लॉन्ग भी सिर्फ आ सकता है, शॉर्ट में भी सिग्निफिकेंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कोई भी टॉपिक हमें किसी भी तरह से मोल्ड करके दिया जा सकता है। सिग्निफिकेंस में काफ़ी अच्छे खासे पैराग्राफ की सूरत में एक्सप्लेन किया गया है, और अगर ये शॉर्ट में आ जाता है तो हम इसी को शॉर्टली एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटे? जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का मतलब ही हिफाजत है, बचाना, तहफ़्फ़ुज़। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज ज़मीन पर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब को ह्यूमन बीइंग की वजह से बहुत ज़्यादा थ्रेट में मुब्तला हो चुकी है बायोडाइवर्सिटी। और बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं इस ज़मीन से ख़त्म होते चले जा रहे हैं, ख़त्म होते चले जा रहे हैं या ख़त्म होने के करीब हो चुके हैं। ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी एनवायरमेंटल चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज़म्स के लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं रही है कि वो वहाँ पर रहें और सरवाइव करें, बल्कि वो तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। अब हम यहाँ पर उन तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन तमाम बायोडाइवर्सिटी को कम करने की वजह बन रहे हैं। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को जो कम हो रही है, हम यहाँ पर 2 टर्म्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ नेम्ड एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। यहाँ पर बायोलॉजी में इन टर्म्स के बारे में बायोलॉजी स्टूडेंट्स का फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ एंड endangered species। endangered species बच्चों, extinct species कौन सी होती हैं? ऐसे तमाम organisms, a group of organisms is said to be extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died. Extinct species defined as a group of organisms एक ऐसा ग्रुप when there is no doubt, when there is no doubt that the last individual of that species has died। एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जब कोई शक नहीं है कि उस स्पीशीज़ का आखिरी इंडिविजुअल भी नहीं बचा है, वो भी मर गया है। सारे के सारे इंडिविजुअल्स उस स्पीशीज़ के उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में सब मर चुके हैं, इस ज़मीन से ख़त्म हो चुके हैं, अब उनका वजूद नहीं रहा है। दे आर नेम्ड एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। जी,
इन डेफिनेशंस को आपने बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है और मार्क भी करना है। साइड बॉक्सेस में डिस्कस तो लेसन के अंदर भी हुई हैं, लेकिन डेफिनेशंस इसकी साइड बॉक्सेस में गिवन है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, endangered species. A species is called endangered. Endangered. Endangered का मतलब है खतरे में मुब्तला होना। A species is called endangered when when it is at risk of extinction in near future. वैसे तो खतरे में मुब्तला स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को हम ये कह सकते हैं, इंडेंजर्ड उस वक्त वो कहलाती है व्हेन इट इज़ एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, कि वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी इन नियर फ्यूचर। अभी हुई नहीं है, लेकिन उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इतनी तेज़ी से कम हो रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पाकिस्तान में बहुत सारी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हैं, लाइक मार्कोपोलो शीप, हुबारा बस्टर्ड, डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन, ऑल दीज आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो पाकिस्तान में बिल्कुल थोड़ी बहुत रह चुकी हैं और इनको ख़तरा है कि ये आने वाले टाइम में ख़त्म भी हो सकती हैं। जबकि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो ऑर्गेनिजम्स जो अब यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। दुनिया में देखें तो डायनासोर्स आर द एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। पाकिस्तान में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो इस वक्त नहीं पाए जाते हैं। हो सकता है दुनिया में दूसरे कंट्रीज़ में पाए जाते हों, लेकिन पाकिस्तान में, पाकिस्तान के नेचुरल हैबिटेट से वो ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उनमें यहाँ पर एक लिस्ट हमारी बुक में दी हुई है उन्होंने। इंडियन वाइल्ड एस जो पाकिस्तान से ख़त्म हो चुका है, एशियाटिक चीता, एशियन एलिफेंट, ये वो एनिमल्स हैं जो पाकिस्तान से ख़त्म हो चुके हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसिरस, ब्लैक बक, स्वैम्प डियर, ये वो सारे एनिमल्स हैं जो पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है बेटे, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। जी बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपने दो टर्म्स, दो डेफिनेशंस मार्क करनी है। फर्स्ट वन इज इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड सेकेंड वन इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ठीक है, और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इस डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, इंडस डॉल्फिन, मार्कोपोलो शीप एंड हुबारा बस्टर्ड, ऑल दीज आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आप मार्क करेंगे। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में शॉर्ट में डेफिनेशंस दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट का, और इसके साथ ही ये दोनों इंडिविजुअल डेफिनेशंस भी आया करती हैं। तो आज हमने पढ़ लिया स्टेटस ऑफ वायरसेस। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके रूल्स और उसके सिग्निफिकेंस पढ़े विद एग्जांपल्स, और उन तीनों एग्जांपल्स के जो हमने साइंटिफिक नेम्स पढ़े थे वो बहुत अच्छी तरह से आपने याद करने हैं। इसके साथ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने 3 शॉर्ट मार्क किए हैं। ठीक है, तो ये तीनों शॉर्ट भी आपने आज याद कर लेने हैं।